वो मैकेनिकली होगा, उसका अदर फील्ड से कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले सिलेबस देख लेते हैं, इसमें क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मटेरियल्स। निकल चुका है, कोई भाई कभी है ना वो कैसे खाली कुछ प्रॉब्लम है? तो लोग सुन रहे हो ना? नहीं सर, नहीं प्रॉब्लम। हाँ सर, पढ़ाइए सर, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मटेरियल्स में सब लोग सबसे पहले देखेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स किसको बोलते हैं, तो इसका डेफिनेशन देखेंगे। सेकंड देखेंगे हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स का जो है वो डेवलपमेंट कैसे हुआ। जैसे सबसे पहले जो है हम लोग स्टोन्स एज था, जहाँ पे स्टोन का यूज करते थे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर ब्रोंज का यूज करना स्टार्ट किए, फिर आयरन और स्टील का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है वो स्पेस मटेरियल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स है, जिसमें हम लोग ज्यादातर स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं और लेस वेट पे फोकस करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है मटेरियल्स का। अब जो अगला आएगा टॉपिक इसके अंदर वो है कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका नॉलेज क्यों जरूरी है, आखिर हम इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, ये किस तरह से एप्लीकेबल होगा, इसके बारे में देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। And understanding of engineering materials. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही टॉपिक कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इसका डेफिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, देन इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। फिर दूसरा जो टॉपिक कवर करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। अगेन हम पहले बोल चुके हैं हम लोग को मैकेनिकल पे फोकस करना है, तो इसलिए हम लोग जो प्रॉपर्टी देखेंगे वो मैकेनिकल रिलेटेड प्रॉपर्टीज होगा। उसमें कहीं भी हम लोग इलेक्ट्रिकल के बारे में हल्का से देखेंगे, कंडक्टिविटी क्या होता है, लेकिन डीपली नहीं इंटर करेंगे। हम लोग जनरली देखेंगे मेनली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो उसमें एक पहले हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे। लाइक एग्जांपल जो हो गया डेंसिटी। उसके बाद सेकेंड देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कौन कौन सा प्रॉपर्टीज आता है, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, क्रीप, फैटिग, डक्टिलिटी। यहां तक दिख रहा है ना? मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसको मेजर करने का क्या टेक्निक है, इसमें हार्डनेस टेस्ट कैसे होता है, टेंसाइल टेस्ट कैसे होता है, डक्टिलिटी टेस्ट कैसे होता है, ये सब सारा हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। इसको नोट करना है। यस सर, 1 मिनट नोट कर ले रहे हैं। हाँ नोट कर लो इसको। स्क्रीनशॉट जिंदाबाद। म्यूट कर लो सर नोट हो गया सर। ठीक है,
आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। अब ये जो हम क्लासिफिकेशन बताएंगे यही टोटल सिलेबस है। टोटल सिलेबस जो पढ़ना है इसी क्लासिफिकेशन को हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो बेसिक क्लासिफिकेशन जनरल क्लासिफिकेशन आता है, फिर से हम यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स का पढ़ रहे हैं, न कि इलेक्ट्रिकल सिविल, ये सबसे हमको मतलब नहीं है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो आता है वो मेटल्स एंड अलॉयज, सेकंड आता है पॉलीमर्स, थर्ड सेरामिक्स एंड फोर्थ कंपोजिट्स। उसके बाद और बहुत सारे मटेरियल, जैसे कुछ एडवांस्ड मटेरियल्स होता है, कुछ स्मार्ट मटेरियल्स होता है, नैनो मटेरियल्स होता है। जैसे स्मार्ट मटेरियल्स में आ गया पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये सब के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, मेन हम लोग यही 4 टॉपिक पढ़ना है इसके अंदर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेटल्स क्या होता है एंड एलॉयज। तो एक क्वेश्चन आता है कि मेटल्स तो ठीक है, हम लोग एलॉय को फॉर्मेशन क्यों करते हैं? बहुत सारा एलॉय लाइक ड्यूरलमेन एलॉय, ब्रॉन्ज, ब्रास, ये सारा एलॉयज होता है। तो हम लोग एलॉय का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्यों ये जरूरी है? ठीक है, ये हम लोग देखेंगे कि एलॉय का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, ये दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो है फेरस मेटल्स एंड एलॉयज और नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉयज। ठीक है, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे फेरस मेटल्स ऑफ एलॉयज, मतलब कि हो गया जिसमें मेन जो एलिमेंट होगा वो आयरन होगा, वो फेरस मेरा हो जाएगा। और नॉन फेरस अदर देन आयरन जो भी एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉयज बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गया पहला, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्टील के बारे में। फेरस में अब स्टील है, स्टील का हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इसमें स्टील जो होता है उसका क्या क्या टाइप्स है, अलग अलग कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे स्टील का। उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे आईएस स्पेसिफिकेशन कि स्टील को डिफरेंट स्टील को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं। उसके बाद फिर हो जाएगा हम लोग इसमें देखेंगे स्टील जो होता है उसका वेरियस टाइप्स क्या क्या है। और फिर एक एलॉय स्टील आता है, स्टेनलेस स्टील हो गया, टूल स्टील हो गया। अब इसमें जो एलॉइंग एलिमेंट्स होता है इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का भी डिफरेंट टाइप्स होता है, ग्रे कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन। तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ये सब क्या होता है, कंपोजिशन के अकॉर्डिंग कैसे ये सब को नाम किया गया है, उसके बाद इसका बनाने का टेक्निक्स क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे इसमें। और फिर इसमें एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आयरन कार्बन डायग्राम। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछ दिया जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है सेमेस्टर का। ठीक है, इसके बाद हम लोग पूरा डिटेल स्टडी करेंगे आयरन कार्बन डायग्राम क्या होता है नहीं होता है। ये टेम्परेचर और कार्बन के परसेंटेज का डायग्राम होता है, ये हम लोग डीपली देखेंगे। उसके बाद जो नॉन फेरस में हम लोग क्या क्या देखेंगे, एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉयज, कॉपर एंड इट्स अलॉयज, निकल बेस्ड अलॉयज, ठीक है, ये सब हम लोग मेन नॉन फेरस में कवर करेंगे। और इसमें एक नॉन फेरस में बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल आता है बियरिंग मटेरियल। इसके बारे में देखेंगे कि बियरिंग मटेरियल्स का क्या अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका एप्लीकेशन क्या है। हम लोग हर एक मटेरियल्स का यहाँ प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारा चीज देखेंगे। अब आता है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में लोग 3 टाइप पढ़ते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सेकंड थर्मोप्लास्टिक, और थर्ड होता है इलास्टोमर।
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसको बोलते हैं, इसका क्या क्या टाइप्स है, थर्मोप्लास्टिक किसको बोलते हैं, इसका क्या क्या टाइप्स है, हर एक टाइप्स का, जैसे कि थर्मोसेटिंग में हमारा केवलार आ जाता है, थर्मोप्लास्टिक में हमारा इथिलीन आ जाता है। ये सब का हम लोग डिफिनेशन प्रॉपर्टीज देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज। इलास्टोमर रबर को बोलते हैं, जो रबर मटेरियल होता है उसका हम लोग प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, जिसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद सेरामिक टॉपिक है, इसको डीपली नहीं पढ़ना है, ये एक्चुअली में होता क्या है सेरामिक, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर तो एक ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, सेरामिक जो होता है वो नॉन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक सॉलिड होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब सेरामिक के बारे में, उसको डीपली समझेंगे। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स है, बट शायद सिलेबस में डीपली स्टडी करने का नहीं दिया हुआ, केवल सेरामिक्स के बारे में पढ़ने का दिया हुआ है। इसका कुछ एग्जांपल सेरामिक्स का बता देते हैं, जैसे ग्लास जो होता है वो एक सेरामिक का एग्जांपल है। उसी तरह रिफ्रैक्टरीज हो गया, जो ब्रिक्स होता है जनरली, वो सेरामिक्स होता है। तो इसको जब हम डीपली पढ़ेंगे उस टाइम समझेंगे। अब कंपोजिट एक इंपॉर्टेंट, ये वाला समझना जरूरी है। अभी तक हम लोग 3 चीज पढ़े, मेटल्स एंड अलॉयज, पॉलीमर्स और सेरामिक्स। तो अब इन दोनों में से इन तीनों में से किसी दो का कॉम्बिनेशन कर दो, वो जो बनेगा वो कंपोजिट बनेगा। ठीक है, यानी मेटल और अगर हम सेरामिक को मिला के कुछ बना रहे हैं तो वो एक मेटल सेरामिक कंपोजिट कहलाएगा। उसी तरह मेटल और पॉलीमर को मिला के कुछ बना रहे हैं तो मेटल पॉलीमर कंपोजिट कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम पॉलीमर और सेरामिक को मिला के बना रहे हैं तो पॉलीमर सेरामिक कंपोजिट कहलाता है। अब कंपोजिट बनाने का पर्पस क्या है, क्यों हम लोग ये दोनों को मिला रहे हैं, या फिर मेटल्स एंड पॉलीमर्स को, या मेटल्स एंड सेरामिक्स को, या पॉलीमर्स एंड सेरामिक्स को क्यों मिला रहे हैं? तो मेटल्स का कुछ अपना स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है, पॉलीमर्स का कुछ अपना स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। जैसे पॉलीमर्स जो होता है वो लाइट वेट होता है, मेटल्स एंड अलॉयज जो होता है वो थोड़ा हैवी होता है, सेरामिक्स का कुछ अपना प्रॉपर्टीज है, लाइक ये इंसुलेटिंग होता है, हाई कोरोजन रेसिस्टेंस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए अगर हमको कोई मटेरियल चाहिए जिसमें ना केवल मेटल सेटिस्फाई कर रहा है, ना ही पॉलीमर इंडिविजुअली सेटिस्फाई कर रहा है, ना सेरामिक इंडिविजुअली सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, हम लोग दो एलिमेंट्स, दो जो मटेरियल है उसको मिला के एक कंपोजिट बनाते हैं, ताकि वो हमारा जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन उसको सेटिस्फाई कर सके। ये पर्पस होता है कंपोजिट बनाने का। तो इस तरह से कंपोजिट जो होता है जनरली 3 टाइप का बन जाता है, मेटल पॉलीमर कंपोजिट, मेटल सेरामिक कंपोजिट, पॉलीमर सेरामिक कंपोजिट। तो वो इतना डीपली नहीं पढ़ना है, जितना भी पढ़ना होगा हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत डीप नहीं स्टडी करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ नोट करना है? किसी को नोट करना है क्या? हाँ सर, थोड़ा पीछे हटिए ना। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है। आज हम लोग सिलेबस को बस देख रहे हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो हम लोग कैसे सीक्वेंस में कवर करना है सिलेबस को। ठीक है, उसके बाद 4th टॉपिक आता है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। अब फिर से आगे हीट ट्रीटमेंट होता क्या है, हीट ट्रीटमेंट का हम लोग करते क्यों है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों किया जाता है। अगेन इसका भी पर्पस जो है वो होता है कि हम प्रॉपर्टीज को इनहेंस कर सके। कुछ ऐसा एप्लीकेशन होता है जहाँ पे हम डायरेक्टली स्टील को नहीं यूज कर सकते हैं, तो उसके प्रॉपर्टीज को इनहेंस करने के लिए, लाइक स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ये सब को बढ़ाने के लिए, या फिर जहाँ रिक्वायरमेंट घटाने का वहाँ घटाने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें भी बहुत सारा मेथड्स होता है हीट ट्रीटमेंट का, और हर एक मेथड का अपना अपना कुछ सिग्निफिकेंस है। एनियलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, ये मेनली 4 मेथड्स हम लोग इसमें देखेंगे हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील में। उसके बाद एक
और इसमें मेथड आता है केस हार्डनिंग। ये जो 4 मेथड है ये जनरली जो होता है कोई भी मटेरियल का अंदर के पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज किया जाता है। अगर मटेरियल के अंदर के पार्ट को अगर हमको स्ट्रॉन्ग करना है, उसका हार्डनेस बढ़ाना है, डक्टिलिटी चेंज करना है, वो सब करने के लिए ये मेथड यूज होता है। और ये जो मेथड है वो किसी भी मटेरियल के सरफेस को हार्ड करने के लिए यूज किया जाता है, सरफेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज किया जाता है ताकि वो विथस्टैंड कर सके फोर्सेस को। देन फिफ्थ टॉपिक हम लोग देखेंगे पाउडर मेटलर्जी। आगे जब जाओगे तो बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस तुमको पढ़ने को मिलेगा, जैसे कन्वेंशनल प्रोसेसेस हो गया, जैसे कि लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, शेपर, ड्रिलिंग, प्लेनर, ये सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि कैसे हम लोग इसके थ्रू कोई भी पार्ट को बना सकते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट को बना सकते हैं। उसी तरह वेल्डिंग हो गया, कास्टिंग हो गया, फॉर्मिंग हो गया, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है। उसी तरह एक पाउडर मेटलर्जी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पार्ट्स को बना सकते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि पाउडर मेटलर्जी के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसका क्या क्या स्टेप्स है बनाने का, ये सारे के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पढ़ना है। हम लोग शुरू में देखे थे कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इंजीनियरिंग मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उसमें क्या था, स्ट्रेंथ था, डक्टिलिटी था, हार्डनेस था, मेलेबिलिटी था, ये सब था। अब ये सब जो प्रोसेसेस, अब कोई भी मटेरियल हम प्रोड्यूस किए, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बनाए, हमको चेक करना है कि इसका स्ट्रेंथ कितना है, जितना हम चाह रहे थे उतना है या नहीं, हार्डनेस चेक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे टेस्टिंग करते हैं, उसको हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग करते हैं, उसे हम बताएंगे कैसे करना है। तो वहां पे क्या होता है, वो मटेरियल ब्रेक कर जाता है, यानी कि अगर हमको एक सैंपल नहीं है उसका, अगर हमको टेस्टिंग करना है तो वो मटेरियल को हमको वहां ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, यानी वो मटेरियल आगे फिर यूज नहीं होगा, वो वेस्ट हो गया मटेरियल, उसको हम लोग बोलते हैं जनरली डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, क्योंकि वहां डिस्ट्रक्ट हो जाता है मटेरियल। यहाँ पे जो टेस्टिंग है, अगर अब कोई ऐसा मटेरियल हम बनाए जो बहुत ही महंगा है, अब हम उसको तोड़ तो सकते नहीं है, अगर हम उसका टेस्टिंग करने गए और वो टूट गया तो फिर तो मेरा वेस्टेज है, वो पैसा का वेस्टेज है। तो उसके लिए हम लोग जनरली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारा मटेरियल ब्रेक नहीं करता है। हम लोग इसमें कुछ कुछ टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम लोग, जैसे कि रेडियोग्राफी टेक्निक हो गया, डायपेनिट्रेंट टेस्ट हो गया, ये सब टेक्निक के थ्रू हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं। इसका भी अपना एक एडवांटेज है, कुछ इसका भी डिसएडवांटेज है, ये सारा हम लोग इसमें देखेंगे, क्या क्या कौन कौन सा टेक्निक है जिससे हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं, ये सब सारा हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का ओवरऑल सिलेबस था, यही सीक्वेंस में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज क्लास स्टार्ट करें या छोड़ दें आज? सर अभी थोड़ा सा साइड हो जाइए। क्या चीज? सर नोट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, इसको नोट कर लो। हम बताए थे कंपोजिट जो मटेरियल होता है वो कैसे बनता है, मेटल और पॉलीमर्स या मेटल सेरामिक्स या फिर पॉलीमर सेरामिक्स को मिला के। तो ये जो मेथड है पाउडर मेटलर्जी मेथड, ये जनरली कंपोजिट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। जनरली मेटल और सेरामिक्स को हम लोग जब मिक्स करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल मटेरियल बनता है, जो हम लोग को पढ़ना भी है टूल स्किल में। कुछ इंपॉर्टेंट कटिंग टूल मटेरियल्स होगा, टंगस्टन कार्बाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट कटिंग टूल मटेरियल होता है, वो हम लोग जनरली जो है वो पाउडर मेटलर्जी टेक्निक से ही बनाते हैं। तो हम लोग देखेंगे जब हम लोग कटिंग टूल मटेरियल्स स्टडी करेंगे तो।
हो गया नोट? यस सर हो गया। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट Yes, करते हैं sir, हो थोड़ा सा इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, इसका डेफिनेशन लिखवा देते हैं। अभी 10 मिनट है ना टाइम? यस सर। चलो लिखो इंजीनियरिंग मटेरियल्स, हेडिंग दो, इसका डेफिनेशन लिख लो। लिखो द ग्रुप ऑफ मटेरियल्स that are used for the group of materials which are used for the man-made applications or constructions। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा, बोर्ड पे लिख दीजिए ना। ठीक, the primary function of engineering materials are to withstand applied loading without breaking or cause any deformation। The group of materials that are used for the man-made applications and constructions, the prime function of engineering materials are to withstand applied loading without breaking or cause any deformation। ये जनरली मैकेनिकल से रिलेटेड डेफिनेशन है, क्योंकि मैकेनिकल में कोई भी जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होगा वो लोडिंग से जरूर सब्जेक्टेड होगा। लोडिंग मींस द एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स उस पर लग रहा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम यूटेंसिल्स की बात करते हैं, तो यूटेंसिल्स में भी वो गर्म होता है, उसको हम लोग हीट करते हैं। अगर उसमें पानी गर्म कर रहे हैं या खाना पका रहे हैं तो उसमें भी वो गर्म हो रहा है, तो वहाँ थर्मल स्ट्रेस आता है, थर्मल लोडिंग, तो वही अप्लाइड लोडिंग हो गया। उसके कारण वो जो है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए, या फिर उसमें किसी भी तरह का एक्सेसिव डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि वो फिर उसका यूज खत्म हो जाए। ठीक है, अब इसका हम लोग हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, डेवलपमेंट के बारे में। साउंड सही से नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना सारा बोर्ड में लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल पेपर है और इतना सारा नोट्स इसमें लिखवाना पड़ेगा कि अगर हम बोर्ड में लिखते रहे हैं तो फिर बहुत सारा टाइम निकल जाएगा।
आवाज साफ आ रहा है? यस सर। तो बोल के लिखवा दे, यस क्योंकि सर। बहुत टाइम लग जाएगा फिर इसमें। हिस्ट्री या डेवलपमेंट करके हेडिंग दे दो। लिखो इंजीनियरिंग मटेरियल्स constitutes formation of technology. Engineering materials constitute formation of technology. For developing the technology, the material selection is prime requirement. The history of development of materials is quite long and involves various ages of human civilization. The material history is started from the साउंड जा रहा है या बोर्ड में लिख दे? मटेरियल The material history started from the stone age. सर नोट्स ग्रुप में डाल सकते हैं, उसके बाद हम लोग को समझा दीजिएगा। थोड़ा सा साइड होकर बोल दीजिए ना। नोट्स ग्रुप में फिर कोई पढ़ने क्यों आएगा जब हम नोट्स ही डाल देंगे तो? सर डिस्क्राइब यहाँ पे कर दीजिएगा। अगर हम नोट्स डाल देंगे तो तुम लोग पढ़ने आओगे? सोचोगे नोट्स मिलेगी उसी को रट को लिख लो। ठीक है, हम पहले समझा देंगे उसके बाद नोट्स डाल देंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, आज का टाइम तो हो गया, नेक्स्ट क्लास का। अगर अच्छा लगा होगा लेक्चर तो फिर बोलना, हम आगे फिर करेंगे, नहीं तो फिर जैसा बोलोगे। अच्छा तो है सर। अब वो तुम लोग का फीडबैक पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि हम पहला बार क्लास ले रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। यस सर, नहीं अच्छा है सर, कोई दिक्कत ना है। क्लास बढ़िया है सर, बढ़िया लगा पढ़ने में। चलिए बाबू, अच्छी बात है। तो अब ठीक है ना, अब हम अपना वीडियो स्पॉटलाइट करते हैं और फिर ये बताए किसको किसको क्या समस्या हुआ। बात करें थोड़ा आप कर लीजिएगा सर। हाँ बाबू बोलो, किस ब्लूटूथ बाबू, किसको किसको क्या समस्या हुआ? अब आप लोग अपना समस्या बताओ। देखो बाबू, क्या हमको पढ़ने के लिए जुनून चाहिए, ठीक है ना। व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना, ये बहाना है सर, ठीक है ना। ठीक है, अगर आपको ब्लैक बोर्ड पे एडवांटेज क्या बाबू, यहाँ पे आपको ग्लेयर नहीं करेगा। मेरे बोर्ड पे इसलिए ग्लेयर नहीं करता क्योंकि हम इसमें 3 महीना सेटअप तैयार किए, ठीक है ना, ये 3 महीना मेरा सेटअप तैयार हुआ। तो आपको ब्लैक बोर्ड पे भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे जो स्टूडेंट है ना सोच रहे होंगे सर कि ब्लैक बोर्ड है, ये है वो है। बाबू आपको हम भी अभी लाइव थे, ठीक है ना, तो ब्लैक बोर्ड पे जितना अच्छा दिख रहा था उतना मेरे भी अच्छा नहीं दिखता है ना, ठीक है। तो अगर किसी को समस्या कोई है तो अपना बताएगा, ठीक है। जो जो आपको प्रॉब्लम दिखाई दिया बाबू, वो अगर आप प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो फिर हम उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो आप अपना प्रॉब्लम रखेंगे, सर हमको यहाँ ये समस्या उत्पन्न हुआ, तो हम उसको फिर क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे, है ना। तो बोलो बाबू, किसको क्या समस्या क्रिएट हुआ? बोलेगा नहीं, आप लोग तो शर्म करोगे। थोड़ा सा ब्लूटूथ का यूज करने के लिए सर। अच्छा ब्लूटूथ का यूज करने के लिए, ठीक है, एक हुआ सर, ठीक है। और बोलो बाबू, ऐसे साउंड तो ठीक आ रहा था बाबू। साउंड तो सही आ रहा था, बट कभी कभी इधर उधर फेस करते थे ना, तो थोड़ा साउंड करता था। अच्छा, तो नेटवर्क इशू हो सकता है, उससे हमको मैंने, ठीक है, इसकी भी आपको भी इसके बात को रखा जाएगा, ठीक है ना। और बाबू
फोकस देखो, क्वालिटी ऑडियो वीडियो क्वालिटी तो बढ़िया था, वीडियो की क्वालिटी हमसे बेटर था ना जी, हमारे में तो थोड़ा सा ब्लर भी दिखता है, वहाँ तो आपको क्या था, बेटर ही था। थोड़ा सा क्लीन लिखने के लिए भी सर, क्योंकि तुरंत लिख नहीं पाते हैं। अच्छा, वो माने कर्सिव राइटिंग हो जाता है ना, यस सर। कर्सिव में लिखते हैं सर। हाँ, कर्सिव में लिखते हैं, तो देखो हर एक टीचर का अपना अपना होता है ना, वो थोड़ा कर्सिव लिखते हैं, ठीक है, तो उनको कोशिश करेंगे थोड़ा सेपरेट लिखने के लिए, है ना, सेपरेट लिखेंगे ना तो सही हो जाएगा। आप लोग अपना फीडबैक दोगे ना तो अच्छा लगेगा। और बाबू और बोलो अपना, अरे अपना जब तक नहीं बताओगे हम कैसे उसको सपोर्ट करेंगे, आप ही ना देखिए। हाँ सब ठीक था। अब देखो बाबू, जो आपका एमईएम जो सब्जेक्ट है बाबू, ये थ्योरेटिकल पेपर है, ठीक है ना, तो इसमें आपको पहले जब भी सर, अगर देखो हर एक चीज को बोर्ड पे लिखा के संभव नहीं है, अगर आप कहोगे तो सर तो लिखा देंगे, लेकिन इससे आप ही का समय बर्बाद होगा, वो आप ही का टाइम इससे किलिंग होगा, ठीक है ना। तो वो अगर आपको प्रोनाउंस कर देंगे, ठीक है ना, प्रोनाउंस करके लिखा देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ समस्या होता है सर, हमको तो अभी ABCD आइबे नहीं करता, बहुत सारे इसमें जैसे मटेरियल साइंस में क्या पढ़ना है, ठीक है ना, मटेरियल साइंस में कुछ नहीं पढ़ना। जैसे ये चार्जर है, ये चार्जर है, किस मटेरियल बना है, इसका प्रॉपर्टी क्या, ठीक है ना। तो मटेरियल साइंस में जैसे ये बोर्ड है बाबू, तो 21 मटेरियल का बना, 21 प्रॉपर्टी का बना, पूरा चैप्टर में यही करने हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल का टोटल जो एमईएम सब्जेक्ट है बाबू, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, ये तुम्हारा क्या थ्योरेटिकल पेपर है, ठीक है ना। तो हर एक चीज को लिखना संभव नहीं, तो सर प्रोनाउंस कर देंगे, तुमको डिटेक्ट कर देंगे, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। जिसको जहाँ स्पेलिंग, अब इसमें बाबू बहुत सारे स्पेलिंग आपको ऐसा आएगा जो नया नया होगा, तो जहां आपको स्पेलिंग नहीं आएगा तो वहां पे आप स्पेलिंग पूछ लीजिएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा सपोर्ट करने की, कोऑपरेट करने, ठीक है ना। आप कहोगे तो हर एक चीज बोर्ड पे तो लिखा देंगे, लेकिन आप ही का समय बर्बाद होगा, आप ही का सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं होगा। कह रहे हैं जो बात समझ में आ रहा है ना, तो थोड़ा आप लोग भी अब थोड़ा इंजीनियर बन गए बाबू, आप लोग अब इंजीनियर बन गए ना, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने लिखने की प्रैक्टिस करो, सर डिटेक्ट करवा देंगे, उसको आप खुद लिख लीजिएगा, है ना। बाकी जितना संभव होगा वो तो बोर्ड पे लिखेंगे ही लिखेंगे। और किसको क्या समस्या है बताइए। बाकी हम लोग 6-10 से अपना क्लास आ रहे हैं, बोलो बाबू। ठीक है, बाकी सब ठीक है ना। ठीक है सर। और सर 2-3 दिन क्लास करेंगे तभी तो पता चलेगा। हाँ बाबू, हाँ सही बात है, 2-3 दिन करोगे तो। बाकी हम लोग अब एमईएम शुरू हुआ, इसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं बाबू ईडी शुरू करने का, ठीक है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग। सबसे ज्यादा स्टूडेंट हल्ला हमको कर रहा है इसी में, ठीक है ना सर, इंजीनियरिंग ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल सर, इलेक्ट्रिकल का भी रुको ना, ईडी के बाद बाबू इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, ईडी के बाद इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, एक दिन के अंतराल में तब हम लोग शुरू कर देंगे। अगर इलेक्ट्रिकल का टीचर तैयार है, ठीक है ना, तो अब उनका सेटअप देखते हैं, सब चीज ऑडियो वीडियो, चूंकि होता है लाइव में, क्या है कि हमको सबसे बड़ा इशू होता है बाबू नेटवर्क का। लाइव क्लास में सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम होता है नेटवर्क का, ठीक है ना, नेटवर्क का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी का होता है। आपका नेटवर्क सही रहेगा तो लाइव क्लास सही चलेगा। ये सब बोर्ड में तो 1000 रुपया का चीज है, कोई भी इन्वेस्ट कर लेता है, लेकिन नेटवर्क के लिए आप वाईफाई लेना पड़ता है, फाइबर लेना पड़ता है। तो बहुत सारे टीचर गाँव में, तो उनका तो फाइबर है नहीं, ठीक है ना, लेकिन हम क्या फाइबर लिए। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं कोई पढ़ा पाएंगे तो हम खुद पढ़ा देंगे, ठीक है ना। और इतने अच्छे से पढ़ाएंगे ना कि आप लोग देखते करते, जैसे मैथ पढ़ाते वैसे पढ़ाते, क्योंकि खुद मेरा ट्रिपल ब्रांच है, ठीक है ना। तो अगर 1-2 दिन में नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शुरू हो पाए आपका, तो हम खुद पढ़ा देंगे, ठीक है ना। हमारे पास तो टाइम नहीं ना बचता, क्योंकि सबको मैनेजमेंट करना, सबको व्हाट्सएप पे क्या करना, फिर ग्रुप में लिंक शेयर करना, ठीक है ना, बहुत बिजी रहते हैं दिन भर बाबू, ठीक है ना। तो किसी भी तरह से अगर नहीं टीचर तैयार आप ही पढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना, हम खुद पढ़ा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग मिलते हैं 6-10 में बाबू, अपना अपने सब्जेक्ट के साथ। ईडी स्टार्ट कब होगा? क्या बाबू? ईडी स्टार्ट कब होगा सर? ईडी कल नहीं हो पाएगा तो परसों से श्योर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी रात में बात करते हैं, ठीक है ना। टाइमिंग क्या रहेगा उसका सर? टाइम सर क्या बाबू? टाइमिंग क्या रहेगा उसका? इसका मॉर्निंग 7 से 8, मॉर्निंग 7 से 8 यही टाइम कंफर्टेबल है बाबू। 7 से नहीं रहेगा, 7-10 से रहेगा। कोई भी क्लास बाबू 7-10 से नहीं रहेगा, 8 तक AM मॉर्निंग में रहेगा बाबू, है ना। हम लोग जो भी क्लास लेंगे बाबू आपको 9 बजे के पहले तक लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको 9 बजे के बाद इंटरनल एग्जाम आएगा, सेशनल आएगा, ये वो फार्म भरो, ये भरो, बहुत सारे काम आते हैं ना। तो 9 बजे का जो भी क्लास मेरा सुबह 3 घंटा, शाम को 3-4 घंटा चलेगा, है ना, ताकि आपको परेशानी ना हो। 6 से 7 मैच चलता है, 7-10 से ये चलेगा, ठीक है बाबू। तो आप लोग क्लास कीजिए, ठीक है ना। दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा, हम इसको एंड कर रहे हैं। ठीक है सर। चलिए ठीक है बाबू।